हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज का एपिसोड काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल में हम लोग अपने घर को, अपने पैतृक आवास को छोड़ के माइग्रेट करके जॉब के लिए मैं, मेरे पेरेंट्स बाहर निकले हैं। और इसी भागा-दौड़ी की जीवन में कुछ चेहरे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना करियर और अपनी प्रेफ़रेंसेस हमारे लोकल रूट्स, हेरिटेज को बनाने में, सँवारने में लगाई है। ऐसे ही कुछ चेहरों में से एक चेहरा हमारे बीच आज है, मिस्टर दीपांशु। ये फेस ऑफ वेरी फेमस और पॉपुलर चैनल पगडंडी का फेस है, जो कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम प्लेटफ़ॉर्म पर काफ़ी पॉपुलर है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स इंट्रोड्यूस दीपांशु ऑन द शो। तो दीपांशु जी, आपने हमें टाइम दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। वेलकम सर। आपका भी धन्यवाद। इतना कीमती समय आपने निकाला है और बहुत ही खूबसूरती से जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है उसके लिए भी शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत जो आपने ये जर्नी चालू की है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, इसका स्टार्टिंग और आपने जो चैलेंजेस फेस किए होंगे, उसके बारे में आप थोड़ा-सा बताना चाहेंगे व्यूअर्स को प्लीज़? अ, क्या था कि पढ़ने और लिखने में ज़्यादा मन लगा करता था और गाँव को बहुत करीब से देखा है, गाँव को बहुत करीब से जाना है, उसकी मिट्टी को महसूस किया है, उसके नौले के पानी को पिया है, उसके जंगलों में बकरी और ग्वाला गए हुए हैं। तो उस खूबसूरत एहसास को मैं दिखाना चाहता था लोगों को कि इस तरह से होता है हमारा गाँव, इस तरह से हमारे पहाड़ में काम-काज करते हैं। और मैं दुनिया भर के हमारे देश भर के कई लोगों को देखता था कि वो अपने गाँव की खूबसूरती, अपनी जगह की खूबसूरती को बताते हैं। तो मेरा भी मन था कि क्यों ना पहाड़ में भी ऐसा हो सके कि जैसे मैं और लोगों को देखता हूँ अपने जगह की खूबसूरत वादियों को बताते हुए, वैसे ही मैं अपने गाँव के बारे में भी लोगों को बताऊँ कि मेरे गाँव में भी ऐसा होता है। और मैं गर्व से बता सकूँ कि पहाड़ की लाइफ़स्टाइल ऐसी होती है, यहाँ की महिलाओं का संघर्ष ऐसा है, यहाँ के पुरुषों का संघर्ष ऐसा है, यहाँ के हर बच्चे की कहानी एक जैसी है। यहाँ अमीरी-गरीबी नहीं है, यहाँ सब एक जैसे हैं। तो वहाँ से वो शुरुआत हुई और मैं कई चैनल्स पे मैंने जॉब की, कई न्यूज़ चैनल्स में की। एक रेडियो चैनल में जॉब की, उसके बाद 2021 में मुझे लगा कि ये सही वक़्त है, कोरोना भी ख़त्म हो चुका था और वो सही जगह, सही ज़रूरत, सही समय का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से मैंने पगडंडी की शुरुआत की। शुरुआती दौर में मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए, लेकिन वही कहते हैं कि जब थोड़ा-सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बिकॉज़ आपकी एक अच्छी खासी जॉब चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ज़िंदगी आसान चल रही है और उस वक़्त पे आप एक फ़ैसला लेते हैं कि मैं अब खुद का काम शुरू करूँगा और पहाड़ के रास्ते निकल के, छोटे-छोटे रास्तों से निकल के उस पगडंडी के सहारे लोगों तक पहुँचूँगा। तो शुरुआत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही। कुछ लोग जो साथ में थे उनको जाना पड़ा, मजबूरी सिर्फ़ पैसा थी क्योंकि हमारे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन बढ़ते समय के साथ जब 2 थे फिर 2 से 1 हुए और 1 से आज 4-5 लोगों की मेरी एक छोटी-सी टीम है। तो वहाँ तक के उस सफ़र में सिर्फ़ मैंने एक ही चीज़ सीखी कि ज़िंदगी बहुत आसान होती है। उसके उसको जीने के तरीके हो सकता है कि थोड़ा कठिन हों, लेकिन उन तरीकों के साथ भी हर परिस्थिति पे, हर स्थिति पे, हर काम-काज में आपको डटे रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने संघर्ष वाले पथ पर हमेशा रहते हैं, अग्रसर रहते हैं, तो कामयाबी तो मिलेगी ही मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने, और मेरा दूसरा क्वेश्चन यही था कि पगडंडी नाम आपने क्यों चूज़ किया? पर आपने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने खूबसूरत और सरल अंदाज में उस चीज़ को प्रस्तुत किया। अब तो है क्या ना थैंक कि यू। इसके पीछे बड़ी शानदार कहानी है मतलब जी, जी, बिल्कुल। ये नाम मेरे दिल के बहुत करीब है, पहले से ही। हुआ क्या था कि पगडंडी का मतलब होता है कि जैसे हमारे पहाड़ में कोई नहीं ना मतलब एक सड़क होती है, जिससे गाड़ियाँ-वाड़ियाँ जा रही हैं और एक पुराने रास्ते थे, जिनसे लोग चला करते थे। वो मिट्टी छोटे-छोटे के रास्ते। रास्ते, छोटे-छोटे रास्ते और वो मंज़िल पहुँचाने वाले रास्ते होते थे आपको। मतलब उनसे मतलब अगर कोई पहाड़ पे रहा है, पहाड़ से स्कूल गया है तो पगडंडी से गया होगा, ना कि सड़क से। तो सड़क और पगडंडी में अंतर वैसा ही है जैसे शहर और पहाड़ में है। तो पगडंडी का अर्थ है वो छोटे संकरे रास्ते जो आपको मंजिल तक पहुँचाते हैं।
या यूँ कह सकते हैं कि मंजिल तक जल्दी पहुँच जाते हैं। तो ये क्या नाम बात! इसलिए मेरे को प्रिय था क्योंकि बचपन से हमने सुना था उस बात को। और अभी जब मैं 2016-17 के आस-पास, हमारे गुरुजी हैं एक नैनीताल में, उत्तराखंड राज्य गीत के निर्माता श्री हेमंत बिष्ट जी, बहुत सुंदर से गाने उन्होंने लिखे हैं। उनकी कविता थी, कविता है, उसका नाम है पगडंडी। पगडंडी का मतलब ही यही है। पगडंडी एक तरफ रास्ता है, एक तरफ कटाक्ष है, एक तरफ सुख है, एक तरफ शहर जा चुके प्रवासियों के लिए आशा है, एक तरफ रोज घसियारियों के लिए एक उम्मीद है, स्कूल के बच्चों के लिए एक नई किरण है। उन छोटे-छोटे रास्तों से, उस छोटे-छोटे पगडंडियों से न जाने कितने लोगों ने बड़े-बड़े सपने देखे होंगे। और दुनिया के किसी कोने में रहो, किसी जगह में रहो, कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, लेकिन ज़िंदगी में अगर एक बार पगडंडी पर नहीं चले, तो असल मायने में तुमने ज़िंदगी नहीं देखी। बहुत ही ये खूबसूरत। देखना। और इसके पीछे का जो आपका पूरा एक्सप्लेनेशन है, ये भी मुझे बहुत बहुत ही शानदार लगा है। क्योंकि आपका जो अंदाज़ है, उसमें कहीं न कहीं आपका जो कवि वाला भाव है, वो भी झलक रहा है। अभी आप रिसेंटली दूरदर्शन पे भी आपका एक छोटा-सा ब्रॉडकास्ट हमने कल ही मैंने देखा है। उसके बारे में अगर आप अपना एक्सपीरियंस बताना चाहें, वो कवि सम्मेलन, उसमें और भी लोग मौजूद थे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हाँ, आजकल जो समय से अभी अभी इस बीच में जो हफ्ता गुजरा है, वो कविताओं में ज़्यादा गुजरा है। तो कविताओं एब्सोल्यूट। में ज़्यादा गुजरने के कारण कवित्व ज़्यादा आ रहा है। तो ये हो सकता है। दूसरी बात, अभी दूरदर्शन गया हुआ था, कल ही वो शो टेलीकास्ट हुआ। वो एक काव्यांजलि प्रोग्राम था कुमाऊनी में, मतलब जो हमारी लोक भाषा है, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, तो उनको लेके दूरदर्शन एक प्रोग्राम बनाता है, जिसमें 3 महीने के अंतराल में हमें भी इनवाइट करता है। तो कभी आकाशवाणी, तो कभी दूरदर्शन, वहाँ पर कविताएँ हम लोग प्रसारित करते हैं। और जब पहली बार दर्शन में आने की खुशी थी, वो कुछ और ही थी, क्योंकि अब तो रेगुलर जाना हुआ है, तो कम उत्सुकता रहती है, लेकिन जो पहली बार की खुशी थी, उसको बयाँ करना बड़ा मुश्किल है। और जब आपके घरवाले टीवी के सामने 7 बजे बजने का इंतज़ार कर रहे हों, और उनको मालूम हो कि आज मेरा बेटा दूरदर्शन पे दिखेगा, और उस दौर पर जब उनको मेरे से बहुत आशाएँ थी, बहुत उम्मीदें थी, उम्मीदें इस तरह से थी कि बेटा एक अच्छी सरकारी जॉब में जाएगा, बेटा मेरा खूब नाम करेगा। और उस वक़्त बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियाँ उनको होती थी, क्योंकि जिस तरह से आपको घरवालों ने सोचा है, आप वो काम नहीं कर रहे हो, आपने वो काम बिल्कुल छोड़ दिया है, दूसरे काम में चले गए हों। लेकिन जब आपके घरवाले आपको टीवी पे देख रहे होते हैं, आपकी बातों को सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, और वो एक बार भी अगर बहुत प्यार से बोल दें कि मतलब मैंने तुझे टीवी पे देखा, बहुत अच्छी तरह देखा, तो उस वक़्त दिल को बस ये सुकून मिलता है कि जो पहली वाली ख्वाहिश थी उनकी सरकारी नौकरी, वो तो पूरी नहीं कर पाए, लेकिन जो उनकी दूसरी ख्वाहिश है कि अच्छा नाम मेरे बेटे कमाएँ, अगर उस राह पे हम चलते हैं, उस पथ पर हम चलते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत चीज़ कुछ कुछ नहीं हो सकती है। बहुत ही सुंदर बात। बिकॉज़ मैं भी अगर इमेजिन करता हूँ, तो दूरदर्शन आज भी मेरे दिमाग में जो उसकी एक इमेज है, फैमिली के सामने जो दूरदर्शन की इमेज है, वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है। दर्शन। इसी चीज़ में दीपांशु जी, आप अगर थोड़ा अपना प्रेरणा स्रोत, इंस्पिरेशन, कि आपको ऐसा क्या आपका बचपन में आपका जो पढ़ाई-लिखाई हुई है, या आपने इस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखा हो, और वो अभी आपके कंटेंट में हमें दिख पा रहा हो, ऐसा कुछ आप अपने आम जीवन से अगर बताना चाहें? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कंटेंट में जो भी आपको दिखता है, उसमें से लगभग चीज़ें मैंने महसूस की हैं अपने गाँव में। अगर मैं किसी वक़्त कहता हूँ कि मेरे पहाड़ में एक नौला है, जहाँ पर दुल्हन को लाया जाता है, उसको दूल्हा उसका मुँह धोता है, तो वो चीज़ मैंने देखी हुई है। अगर मैं कहता हूँ कि यार वो कट्टा बाँधते वक़्त ईजा अपनी साड़ी फाड़ देती है और हमारे लिए शहरों को सामान भेज देती है, तो वो साड़ी फाड़ते हुए मैंने आदमी को देखा है। जब आप देखते हैं ना, महसूस करते हैं, तब जाके आपको समझ आती है कि हाँ यार, ये कुछ हो रहा है, मतलब ये कुछ चीज़ें हमारे सामने घट रही हैं। अब रूप चाहे उसको आप कैसा भी दे दो, पगडंडी में आप उसका एक साधारण सा रूप देखते हो, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, उसका एक कवित्व का रूप है, कविता का रूप है। और जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, वो मेरे भीतर का गाँव है, वो मेरा अपना गाँव है, जिसको लेकर मेरे मन में बहुत सारे सपने हैं,
जिसको लेकर मेरे मन में बहुत सारी उम्मीदें हैं और जितने सपने मेरे हैं, जितनी उम्मीदें मेरी हैं मेरे गाँव को लेके, उससे कई ज़्यादा मेरी गाँव की उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उन बेहतर चीज़ों को दिखाने के लिए। ऐसा कुछ है मेरा पहाड़। बहुत ही खूबसूरत। देवभूमि की तो अपनी बात है। इसके अलावा जैसे भी आपने इंस्पिरेशन बताया, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सरलता और आप जितनी ऑथेंटिसिटी से अपना कंटेंट व्यूअर्स के सामने लाते हैं, हम उस चीज़ से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। तो वो सादगी, वो सरलता मुझे और भाषा के ऊपर एक बहुत अच्छी पकड़ आपकी है। कुछ भी चीज़ को एक्सप्लेन करना हो तो आप बिल्कुल डिटेलिंग में जाके उसको हमको समझा पाते हैं। आपने वैसे तो बताया कि आपने वो जीवन जिया है, आप उस चीज़ से जुड़े हो, तो शायद वो आपका आपका एक स्पेशलिटी हो। लेकिन आपको क्या लगता है इसके अलावा ऐसी कौन-सी चीज़ है कि आपके व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं और लोग आपका कंटेंट पसंद भी कर रहे हैं? मतलब 2 चीज़ें मुझे लगता है कि मतलब 2 चीज़ें नहीं, 3 चीज़ें मुझे ऐसी लगती है कि बहुत ज़रूरी है। एक तो घूमना बहुत ज़रूरी है। जगह-जगह घूमना बहुत ज़रूरी है, जगह-जगह एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। एक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो लिखा है हमारे पूर्वजों ने, जो लिखा है हमारे साहित्यकारों ने, उसको करीब से देखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में ये 3 चीज़ें चलती रही अनवरत, तो मुझे लगता है कि बेहतर कंटेंट निकल सकता है, बेहतर चीज़ें निकल सकती हैं। क्योंकि अच्छी जगह घूम के आप उस जगह की ताज़गी को महसूस करते हैं। अच्छी किताबें पढ़ के आप उस जगह के अस्तित्व को महसूस करते हैं और अच्छे लोगों से मिल के आप अच्छा फ़ील करते हैं, आप पॉज़िटिव फ़ील करते हैं। तो अच्छे लोग, अच्छी किताबें, अच्छी जगह अगर ज़िंदगी का हिस्सा रही, तो ज़िंदगी इसी तरह से खूबसूरत बनी रहेगी। शानदार। आपने बताया आपका टीम अभी इस समय करीब 5 लोगों का है, तो आप जब कंटेंट बनाते हैं, उसके पीछे की जो रिसर्च है, जैसे कि अभी आपने बताया लोगों से मिलना, पढ़ना और ऐसा क्या है जो आपकी जो ये रिसर्च है उसके पीछे जब भी आप कुछ बनाने जा रहे हो तो आपका जब आप तय करते हैं कि आज ये आइडिया है, ये हमको प्रस्तुत करना है और उसका फाइनल जब वो पब्लिश होता है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, वो सफ़र, वो जर्नी कैसे रहती है? कहाँ से वो आइडिया आता है, फिर कैसे वो एग्ज़ीक्यूट होता है और फिर कैसे वो पब्लिश होता है? मतलब आइडिया तो इन 3 ही चीज़ से आता है जो मैंने आपको बताया। मतलब जी, मेनली सोर्स तो यही है ना, हर चीज़ के सोर्स यही है। अच्छे लोग, अच्छी किताबें, अच्छी जगह, इससे आगे कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, सब कुछ आप यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, कई तरह का कंटेंट ऐसा होता है कि आपने बोला और कंटेंट बन गया। मतलब मैंने कोई ऐसी बात बोली और बहुत साधारण शब्दों में मैंने बोला लेकिन वो लोगों के समझ आ गई। मैंने अगर बोल दिया कि तुमने देखे होंगे शहरों के खूबसूरत नज़ारे, मैंने पहाड़ में पहाड़ को पहाड़ बनते देखा है। तो ये एक शॉर्ट टर्म कंटेंट हो गया जिसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। और कोई कंटेंट ऐसा होता है कि जिसमें डॉक्यूमेंट्रीज़ बननी है, शॉर्ट फ़िल्म्स बननी है, तो उसमें प्री जो है वो तैयारियाँ ज़्यादा होती हैं, मतलब लिखा-पलट ज़्यादा है कि आप यहाँ से पूरी स्क्रिप्ट लेके जाएँगे कि कैसे एंगल बनेगा, कैसा शॉट बनेगा, किस जगह पे जाना है, किस आदमी से मिलना है। तो उसके लिए एक टीम निर्धारित की गई है कि एक व्यक्ति हमारे साथ जिनका काम सिर्फ़ कंटेंट को देखना है, वो कंटेंट लिखते हैं, वो कंटेंट साझा करते हैं। उसके बाद उसमें एक बार निर्णय लिया जाता है कि ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि जो काम आप देखते हैं वो पगडंडी में है, पगडंडी से इतर भी हम कुछ लोगों के लिए काम करते हैं, तो उस कंटेंट को भी समय से देना और वो हमारी एक ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो कोई कंटेंट पैसों के लिए बेचा जाता है, कोई कंटेंट सुख के लिए बेचा जाता है और कोई कंटेंट इसलिए आप लोगों के बीच में लाया जाता है क्योंकि उस कंटेंट की हमारे समाज में ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। तो वहाँ पर कैमरा सबसे पहले स्क्रिप्ट राइटिंग और रिसर्च का काम आ जाता है। तो स्क्रिप्ट राइटर और रिसर्च वाले जो लोग हैं वो उसको काम को करते हैं। उसके बाद जो हमारा डीओपी का काम है, जो एंगल्स बनाने का काम है, डॉक्यूमेंटेशन का काम है, तो वो कैमरामैन के साथ डिस्कस करते हैं कि कैसे जाना है। फिर हमारे साथ टीम में एक आदमी है, वो काम कभी-कभी मैं भी कर लिया करता हूँ कि मैं कुछ लोगों को कॉल करता हूँ कि हम आपके वहाँ आ रहे हैं और इस तरह से हम करना चाहते हैं, तो उनको अप्रोच करने का काम होता है। तो 4 लोग तो यहीं पर हो जाते हैं। उसके बाद एक पोस्ट प्रोडक्शन का काम है कि जितना डेटा हमने कलेक्ट कर लिया है फील्ड में जाके, चीज़ें कर लिया है, उसको आप लोगों के बीच में बहुत अच्छे तरह से प्रेज़ेंट करके लेके आना है। तो वो वीडियो एडिटर वहाँ पर लगता है और लगभग मतलब एक-दूसरे से जुड़े जुड़े हुए काम हैं, क्योंकि पगडंडी में तो फिर भी हम 2 लोग या 3 लोग मिलके काम कर सकते हैं। लेकिन जो हम एक्स्ट्रा वर्क देते हैं क्लाइंट्स को अपने और जो एडवर्टाइज़मेंट का काम, विज्ञापन का काम हम करते हैं,
तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, उसमें ज़्यादा बारीकी की ज़रूरत होती है। तो पहले मुझे ऐसा लगता था शुरुआती दौर में कि मैं सब कुछ अकेले कर लूँगा, लेकिन समय बढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि सब कुछ अकेले की जाने वाली चीज़ नहीं है, मिल-बाँट के की जाने वाली चीज़ है। तो इसलिए अभी हमारी आगे की जर्नी भी यही कुछ कहती है कि और लोग साथ में अच्छे जोड़ने हैं, जिनको कंटेंट की अच्छी समझ हो, जिनको पढ़ने का शौक हो, जिनको लिखना आता हो, जिनको घूमने में मज़ा आता हो और अपने पैशन को वो बहुत बहुत अच्छी तरह से फ़ॉलो करते हों। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर चीज़ के निर्माण के लिए बेहतर टीम की ज़रूरत होती है। जी। एक आपका न्यूज़ चैनल यूट्यूब पे भी है, मैंने कुछ उसमें वीडियोज़ देखी जिसमें आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए आप दिख रहे हैं या आपने चुनाव के नतीजों को कवर किया है। वो एक्सपीरियंस, क्योंकि ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो एक्सपीरियंस जब आप कई जगह आपका इंटरव्यू कुछ लोकल एमएलए और ये वाला एक्सपीरियंस अगर आप थोड़ा बताना चाहें? एक बार एक्सपीरियंस क्या हुआ, मैं एक एमएलए साहब के घर में था, तो उनके घर में मैं बैठा था और जब मैं फ़ील्ड में रिपोर्टिंग कर रहा था, तो अब तो थोड़ा-सा फिर भी मतलब मैं सहज होके सवाल पूछ पाता हूँ, तो उस वक़्त पे बोलने का मालूम नहीं होता था कि किस तरह से शब्दों का प्रयोग करना है। मतलब एक शेर है ना कि कौन-सी बात कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो ये सलीका नहीं हुआ करता था, उस समय की बात है। तो जब हम फ़ील्ड में जाते हैं, थोड़ा जोश के साथ रहते हैं, तो फ़ील्ड में मैंने ऐसे ही लोगों से सवाल पूछा, तो उन्होंने बोला कि हमारे एमएलए ने तो यार शीशे की कोठियाँ बना ली हैं अपनी। तो मेरे को ये बात समझ आ गई, तो मैं जब एमएलए के इंटरव्यू करने गया उसी के 1-2 दिन बाद, तो मैंने उसको यही बोल दिया। मैंने बोला कि जनता तो आपके बारे में कह रही है कि आपने शीशे की कोठी बना दी। तो वो भड़क गए भाई साहब, बहुत गंदा भड़क गए कि कैसे कहते रहे आप, क्या सबूत है आपके पास? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है इस तरह से। तो फिर उस दिन मुझे समझ आई कि मैंने कहा अगर मैं इसी बात को थोड़ा अच्छी तरह से प्रेज़ेंट करता इनके बीच में, तो ये भड़कते नहीं। तो वहाँ से आपको अनुभव आना शुरू होते हैं। नहीं है, ग्राउंड में जाके असली बातों की समझ आती है। जैसे मैं एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए बागेश्वर के अंतिम गाँव गया था कीमू, तो उस गाँव में जाने के लिए आपको 5 किलोमीटर की, 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। जो ₹1000 का सिलेंडर हमें आम शहरों में मिल जाता है या सड़क के किनारे मिल जाता है, उसमें ₹1100 ₹1200 ढुलाई उनको पड़ती है। तो वो बैठी हुई अम्मा मुझसे कहती थी कि हमें टेक्नोलॉजी पे भरोसा ही नहीं है। मतलब नहीं है हमें भरोसा अपनी टेक्नोलॉजी पे। हमें सिर्फ़ इतना मालूम है कि ये लकड़ी जो है ये हमारा साथ दे सकती है। ये कभी नहीं बुझेगी, ये हमें भूखा कभी नहीं रखेगी। सिलेंडर तो कभी भी ख़त्म हो जाएगा, कभी भी भूखा रह जाएगा। तो वो लोग टेक्नोलॉजी के सहारे नहीं हैं, वो अपने संसाधनों के सहारे हैं, वो अपने पेड़ों के सहारे हैं, वो अपने वृक्षों के सहारे हैं, वो अपने गाँव के सहारे हैं। तो उस तरह की चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं कि स्थिति बड़ी गंभीर होती है, क्योंकि गाँव के लोग सीधे-साधे हैं, कहने में डरते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। तो उस बात के लिए ग्राउंड रिपोर्ट ज़रूरी है, उन लोगों से मिलना ज़रूरी है, क्योंकि जो बात वो नहीं कह पाते, अगर हम कोशिश करते हैं उनकी बातों को खुद कहने की या उनको सरकार तक पहुँचाने की, सरोकारों तक पहुँचाने की, तो उनके लिए एक छोटी-सी मदद होगी। मतलब जितना ज़रूरी हमारा साहित्य पर केंद्र होना, हमारे इतिहास पे केंद्रित होना है, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए है कि हम अपने लोगों की बातों को बहुत ही सरल भाषा में अन्य लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे उनको मदद मिल पाए, जिससे चीज़ें हो पाएँ। जो भी आपने बात बताई, इसी चीज़ से रिलेटेड एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा इस समय है, पलायन का। उसके ऊपर आपका, मैं जब भी कंटेंट देखता हूँ, तो मुझे वो टीस, वो पीड़ा, क्योंकि हम भी उसी का पार्ट हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारी जनरेशन्स भी अपना घर, पैतृक आवास छोड़ के बाहर निकली है। पर कहीं न कहीं अगर आज के समय में कुछ लोगों को ये ऑप्शन दिया जाए कि वो वापस जाके अपने गाँव में, अपने पैतृक आवास में फिर से रह सकें, तो वो शायद खुशी-खुशी जाएँगे। लेकिन संसाधनों के अभाव में वो चीज़ हो नहीं पा रही है। तो जो हमारे बेसिक संसाधन है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, या अभी आपने जैसे अस्पताल बताया, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये 5 चीज़ों के ऊपर कुछ काम करना हो, कुछ मुहिम बनानी हो, उस बारे में आपके पहले तो विचार और क्या कुछ किया जा सकता है? ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए मैं आपसे आपसे जानना देखिए चाह रहा हूँ पहला आप। मतलब जी। पलायन को ना मैं खुद नहीं समझ पाया इतने समय से अभी तक, हुँ, हुँ। कि पलायन सही है या गलत है। तो पलायन को मैं वास्तव में, मतलब मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं नहीं समझ पाया आज तक कि मतलब
पलायन सही है या गलत है या कोई रिवर्स पलायन जैसी चीज़ होती है। पर मुझे इतना पता है कि यार मैं मतलब हर आदमी को ना गाँव में रहना पसंद होता है। जिस जगह पे उसका जन्म हुआ है वहाँ पर रहना उसकी ख्वाहिश है। अगर मेरे को मेरे गाँव में चीज़ें मिल जाएँ तो मैं क्यों बैंगलोर में बड़े-बड़े फ्लैट्स में रहना चाहूँगा। और ये बात सत्य है कि जब ज़रूरत पड़ती है, जब अपने गाँव की याद आती है, तो बड़े-बड़े फ्लैट्स को छोड़ के गाँव में लोग वापस आ जाते हैं। और उस गाँव में जब वो रहते हैं, तो वो रहन-सहन साधारण ही होता है। जैसे क्या सुविधाएँ हो सकती हैं गाँव में रहन-सहन की? बहुत साधारण-सा होता है गाँव। पलायन में मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगा कि लोग घर छोड़ के तो जाएँगे ही, आप उन्हें रोक नहीं सकते। लेकिन हमारी अगर नींव वहाँ पर ज़िंदा रहेगी, तो बहुत जैसे मेरे मेरे पेरेंट्स अभी भी गाँव में रहते हैं। तो जब तक मेरे पेरेंट्स गाँव में रहेंगे तो मेरा ताल्लुक उन पेरेंट्स से रहेगा। मतलब मैं पूजा-पाठ में भी जाऊँगा, मैं दुःख-सुख में भी जाऊँगा, मैं मिलूँगा भी, ठीक है? अगर मेरे पेरेंट्स हल्द्वानी आ गए तो उसके बाद मुझे लगता नहीं है फिर वापस हम कभी घर जाएँगे या उनकी एक सर्टेन ऐज के बाद उनको शहर में लेके आना, देहरादून लेके आना, हल्द्वानी लाना मेरी मजबूरी हो जाएगी उनकी हेल्थ को देखते हुए। तो जब मैं ही खुद कह रहा हूँ कि हमारे लिए गाँव में रहना बहुत मुश्किल है, तो मैं दूसरे से क्या अपेक्षा करूँगा कि वो गाँव में रह पाए? पहली चीज़ ये है। दूसरी कोई चीज़ ये है कि चलो अगर छोटी-छोटी सुविधाएँ हमारे गाँव में हमें मिल जाती, तो हम तो रुकते भैया। वो वैसा सुकून हमें और जगह कहाँ मिलेगा? नदी का किनारा कहाँ मिलेगा? वैसी हवा कहाँ मिलेगी? वैसे पेड़, पौधे, जंगल, ज़मीन कहाँ मिलेगी? अस्तित्व नींव तो हमारी वही है ना। शहर थोड़ा हमारी नींव है। शहर तो हमारा एक साधन है काम करने का, अपने काम को आगे बढ़ाने का। कुछ इस तरह का है। बहुत सही। इसी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाएँ तो जो लोग अपने गाँव भी वापस जाना चाहते हैं और उनके पास वहाँ पे रहने के लिए अगर होम स्टे हो, पहली चीज़ वो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी आपके चैनल के अंदर मैंने एक आपने यूट्यूब का लिंक भी डाला है इंस्टाग्राम के बायो पे, जो कि कुछ होम स्टे से रिलेटेड है वीडियो, वो आप थोड़ा समझाना चाहेंगे? क्योंकि वो कांसेप्ट बहुत अच्छा है कि लोकल एक्सपीरियंस, लोकल कल्चर, वहाँ का अब क्या है ना कि खान-पान। हाँ, अब हम क्या जी, कर रहे हैं ना, अगर हम पहाड़ में रहने का सोचते हैं, पहले तो मन बनाना पड़ेगा हमें। क्योंकि रहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी आपको। चलो आपने पूरा मन बना लिया। तो अब मैं कहता हूँ कि पहाड़ में अगर आप होम स्टे बनाते हैं, पहाड़ को अगर आप प्रेज़ेंट करते हैं, तो पहाड़ को पहाड़ की तरह दिखाना बहुत ज़रूरी है, अनुभव देना ज़रूरी है। जब हम एक बड़े से 5 स्टार होटल पे जाते हैं, तो जैसे ही हम गाड़ी लेके बाहर पहुँचते हैं, तो एक ड्राइवर आता है और हम गाड़ी से उतरते हैं, उसको गाड़ी अपनी देते हैं, वो पार्किंग पे लगा लेता है। हम अंदर जाते हैं, हमारे पास जूते साफ़ करने के लिए एक बढ़िया-सी मशीन लगी होती है, जो हमारे जूतों में ऑटोमैटिकली पॉलिश कर देती है। जाते ही हमें एक वेलकम ड्रिंक दी जाती है, जिसको पी के हमारे शरीर में तरावट सी आती है। फिर एक आदमी हमें अपॉइंट किया जाता है, जो हमारे बैग्स को लेके अपने होटल पे कमरे पे ले जाता है। बड़े-बड़े बुफ़ेज़ होते हैं, बुफ़े होते हैं, तो खाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, जिनसे आनंद आदमी को मिले। हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अगर आप होम स्टे बनाते हैं, तो आपको उसी रूल को फ़ॉलो करना पड़ेगा। आपको गेस्ट के साथ एक बहुत अच्छे सलीके से पेश आना पड़ेगा। आपको अपने खाने में उन पहाड़ी चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ेगा जो हमारी पहचान है। क्योंकि अगर उसे 5 स्टार होटल पे रहना होता या रहना होता, तो वो समय तो वो देख के आया है, उस चीज़ को वो जी के आया है। लेकिन आपके पास वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो अपनी तरह की चीज़ों को जीना चाहता है। तो इसलिए मुझे लगता है ऐसा कि पहाड़ में होम स्टे अगर आप चलाते हैं तो फिर उसको पहाड़ की तरह चलाना बहुत ज़रूरी है, उनको अनुभव देना ज़रूरी है। आप उनसे आलू खुदवा सकते हैं, मतलब ये समझ लीजिए, अपने साथ खेतों में ले जाके। उनको देखनी है गाँव की लाइफ़, तो गाँव की अगर लाइफ़ दिखाई जाए, दिनचर्या दिखाई जाए, उनका संघर्ष दिखाया जाए, उनका प्यार प्रेम दिखाया जाए, संस्कृति दिखाई जाए, सभ्यता दिखाई जाए, वहाँ के जागर दिखाए जाएँ, वहाँ की न्योली, छपेली, छोड़ा, चाचरी दिखाई जाए। खाने में उनको बढ़िया-सा हमारा लाल भात खिलाया जाए, रात को मंडुवे की रोटी घी में तरबरान करके लहसुन का नमक खिलाया जाए, तो फिर जाके हमारी चीज़ें हमारी जैसी लगेंगी और आदमी को आनंद भी आएगा और आदमी को जो आपके पास गेस्ट आ रहा है उसको लगेगा भी कि हाँ यार, मतलब ज़रूरी है, मतलब ये चीज़ें। अभी आके मैंने पहाड़ को देखा, जिया। देखना तो हर कोई चाहता है, दिखाने वाले चाहिए। जी। बहुत ही शानदार। होम स्टे का कांसेप्ट ही आपकी लोकल रूट्स और हेरिटेज को दिखाना अगर हो, तो हुँ। ये कड़ी में जुड़ के बहुत ही शानदार हो जाएगा। आप इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपना कंटेंट बनाया,
उसके बाद आप अपने ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे एंगेज करते हैं अपने ऑडियंस से? आप वापस कोई सब्सक्राइबर मीट या फिर आप कमेंट सेक्शन पे जाके कोई अगर प्रोडक्टिव से आपको कमेंट मिला है तो आप उसको बाय ईमेल किस तरीके से आप अपने व्यूअर्स और मैं ऑडियंस? कोशिश करते हैं कि हम चीज़ों को जितना सरल बना पाएँ। जी। अगर हमें कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि लगभग लोगों से बात की जाए और जो ज़रूरी बातें होती हैं, क्योंकि हेलो, हाय का जवाब देना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर कोई सवाल आप सीधे सवाल लिखते हैं, तो फिर उसका आंसर देना हमारे लिए भी हमारी ज़िम्मेदारी जैसी है। कमेंट सेक्शन में जाके जो अच्छे कमेंट्स होते हैं, उनको ज़रूर रिप्लाई करते हैं और मैसेंजर में जितने मैसेज आते हैं, लगभग कोशिश रहती है कि लगभग मैसेज देखे जाएँ और उनका जवाब दिया जाए। और मीट की आपने बात की, तो 26 ऑफ सितंबर हमारी पहली पगडंडी की मीट होने जा रही है, यहीं हल्द्वानी में। हाँ, तो सॉरी 27 ओके। 27 तारीख को हमारा यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट होना है, जिसमें हमने बहुत सारे साहित्यकारों को बुलाया हुआ है और बहुत सारा क्रिएटर्स को भी बुलाया हुआ है। तो एक छोटी-सी मुलाकात होगी, जिसमें आपका 4 से 5 सेशंस होंगे, अच्छे-अच्छे लोगों के साथ लाइव सेशंस होंगे और शाम के वक़्त हल्का-सा जो पहाड़ का म्यूज़िक होता है हमारा, 6 से 8 बजे तक, वो अलग-अलग आर्टिस्ट वहाँ पर आएँगे। तो एक दिन का पूरा वो शेड्यूल है कि जिसमें हमारे फॉलोअर्स को हम इनवाइट करते हैं, जिसमें हम बुलाएँगे और आपस में मिल के बातचीत करेंगे। जो उनके सवाल होंगे, तो उनके लाइव आंसर देंगे, ऐसा कुछ। बहुत ही शानदार। आपके कंटेंट में जो हमारी लोकल हेरिटेज, हमारे लोकगीत, लोक प्रथाएँ, ढोल, नगाड़े, ये जो चीज़ें विलुप्त होती जा रही है, उसके बारे में हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। तो उसके उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे लोकगीतों को तो हमारे समाज के सबसे अनपढ़ लोग रचते हैं। जो सबसे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो लिखते हैं लोकगीत। उनको लिखना भी नहीं आता। उनको पता होता है लेकिन कि अगर आज प्रताप की बुआरी का जौड़ा छोटा पड़ा है, तो उसको हास्यात्मक तरीके से कैसे कहा जा सकता है। उसको पता होता है कि यार आज बाँस के जंगल के ऊपर से जहाज उड़ के गया है, तो उसको कैसे गीतों में लेके आना है। आसमानी जहाज उड़ी जंगला जंगला। तो वो जंगल में रचे हुए गीतों को गा देती है किसी आंगन में जाके शाम को, बन जाते हैं वो लोकगीत। वो आस-पास की चीज़ों से जुड़े हुए हैं ना, किससे जुड़े हैं? हमारे हुँ, आस-पास है क्या? बिल्कुल। देखो, प्रकृति, पेड़, हमारे जानवर, पेड़-पौधे और हमारे आगे आस-पास के लोग। उसी वही पे उसका उनने गाने प्रेरणा। रचने हैं, उसी पे गाने लिखने जी। हैं। अब विधाएँ अलग-अलग हो जाती हैं, न्योली हो जाती है, कहीं छपीली हो जाती है, कहीं झोड़ा हो जाता है, कहीं चाचली हो जाती है, लेकिन भाव तो सबकी एक ही है। इसी के साथ-साथ कुछ हमारे लोक पर्व और जैसे कि एक हरेला, इस तरीके की चीज़ों को भी आपने अपने कंटेंट में लाया है। वो भी काफ़ी हाँ, काबिल-ए-तारीफ़ है। हरेला जैसे हमारे त्योहार है ना, वो भी प्रकृति से ही जुड़ा है। देखो, हरेला क्या है? एक बीजों का परीक्षण है ना? साइंटिफिक वे। इस बार की फसल कैसी होगी, उसका अनुमान है एक, जी। है ना? तो क्या है कि प्रोबेबिलिटी है, एक प्रायिकता है, जिसे हम गणित में पढ़ा करते हैं। मतलब कितने कितने बुद्धिजीवी होंगे हमारे पूर्वज, जिन्होंने 10 तरह के 8 तरह के 10 तरह के बीज दिए, जिसमें मक्का है, जौ है, बाजरा है, गेहूँ है। उन बीजों को लिया, उनको 10 दिन पहले मिट्टी में लाके उनका परीक्षण किया। उनको सूर्य की रोशनी से दूर रखा, उनको रोज़ शाम को शुद्ध जल दिया, पानी दिया और 10 दिन बाद देखा कि मिट्टी में उर्वरक क्षमता कितनी है, कितने बड़े हमारी फसल हो गई है, इस बार की फसल कैसी होगी। ये प्रेडिक्शन के लिए भी। मतलब वन जी। साइड दिस इज़ आवर कल्चरल हेरिटेज और सेकंड अगर हम जाते हैं, तो वो क्या है हमारे लिए, वो हमारे लिए एक साइंस है, जी। वो हमारे लिए विज्ञान है। तो विज्ञान से हम बहुत जुड़े हुए हैं। मतलब आप देवी-देवताओं को ले लीजिए, वो भी एक वाइब्रेशन है, जिससे देवता को उत्पन्न किया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो साइंस, मतलब विज्ञान के ही पार्ट हैं। और जो चीज़ विज्ञान के साथ ताल्लुक़ रखती है और जो चीज़ हमारे अस्तित्व में है, अगर वो दोनों मिल जाएँ, तो वहाँ पर वो बनता है पहाड़। शानदार। विज्ञान से इतर कुछ नहीं है, सब विज्ञान के साथ है। अगर कोई विज्ञान से इतर है, तो वो चीज़ नहीं है, मतलब उसका इतना ज़्यादा अस्तित्व नहीं है। जी। दीपांशु, आपके फ्यूचर प्लान्स अभी जो आप इंस्टाग्राम और उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्री वगैरह अगर आप काम करना चाहें इस तरीके से कुछ? मतलब पहाड़ की हर चीज़ को एक जगह पे इकट्ठा करना है
और इस तरीके से करना है कि ये ना कहा जाए कि यार इसको कोई प्रोफेशनल लोग करते हैं या मुंबई से आई हुई टीम करती तो ऐसा करती। उसको ऐसा करना है कि उनको लगे कि हाँ, ये मुंबई से ही आए थे और ऐसा किया इन्होंने। और डॉक्यूमेंट्रीज़ बनानी है, शॉर्ट फ़िल्म्स बनानी है और छोटे-छोटे माध्यमों में लगभग लोगों के साथ पॉडकास्ट करने हैं, बातचीतें करनी है और बेहतर तरह से खुद को प्रेज़ेंट करना है, खुद के ऊपर काम करना है, खुद की क्षमता को बढ़ाना है, टीम के ऊपर काम करना है, टीम की क्षमता को बढ़ाना है, पहाड़ के ऊपर काम करना है, पहाड़ की क्षमता को बढ़ाना है। और अगर कोई आपकी ही तरह कोई अपना कंटेंट क्रिएशन या इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे अपना कुछ इनिशिएटिव चालू करना चाहता है, तो उस केस में आपकी एडवाइस हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर इस चैनल को, इस पॉडकास्ट को देख के कोई आपसे लेना चाहे, आपके अनुभवों से जान के, तो आपके टिप्स उन नए यूट्यूबर्स या उन नए कंटेंट क्रिएटर्स को जो अपने हेरिटेज और कल्चर और अपने पहाड़ से जुड़े मुद्दों के ऊपर काम करना चाहें? इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं और ठीक-ठाक घूम लेते हैं, तो आप एक अच्छे क्रिएटर बन जाएँगे। हम भी अच्छे क्रिएटर हैं नहीं, बनने की प्रवृत्ति पे हैं और हमेशा आदमी की चीज़ ये होनी चाहिए कि वो हमेशा प्रवृत्ति पे हो। जिस दिन हो जाएगा, रुक जाएगा ना, जी। जिस दिन परिपक्व हो जाएगा, उस दिन रुक जाएगा। तो परिपक्व होने की प्रवृत्ति में रहना है हमेशा, मतलब ये नहीं सोचना है कि हो गया आज, मतलब इतना इनफ है। आज हम जो कर रहे हैं देखो ना, मतलब 5 साल पहले हम हर चीज़ को अपने हाथों से लिखते थे ना, मतलब एक-एक चीज़ को मात्रा भी सही करते थे, वो भी सही करते। आज तो हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट एक रफ स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसको चैटजीपीटी में डाल देते हैं। नहीं, अब मैं क्या कह रहा हूँ ना कि देखिए ना, हमारे काम को आसान करेगा। ऐसा थोड़ा है कि हमारा काम कर देगा। मैं बोला कि मैंने पूरी रिसर्च करके स्क्रिप्ट पूरी लिखी। अब मुझे वो मात्राएँ और एक वो अंतरा सही करने में मुझे 1-2 घंटा लगेगा, एक बड़ी स्क्रिप्ट का अगर मैं पूरा कर रहा हूँ, तो उसको मैंने खाली प्रॉम्प्ट देना है कि इसमें जो मात्राएँ हैं वो सही कर दो और कुछ नहीं छेड़ना है आपको। तो उसने मेरे काम को आसान कर दिया ना। बिल्कुल। तो जो हमारे काम को आसान कर दे वो मशीन है एक तरह से। तो मशीन की तरह उसको यूज़ करना है कि मतलब उसमें निर्भर नहीं होना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसकी तरफ देखना ही नहीं है। आज हम इमेज जनरेट कर लेते हैं, एडिटिंग-वेडिटिंग आप तो खुद ही उस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। कई चीज़ें आसान हो गई। तो जो चीज़ इंसान के जीवन को आसान करे उसका सहारा लेना चाहिए, लेकिन इतना सहारा भी नहीं लेना है कि हम मजबूर हो जाएँ उस पे। थैंक यू सो मच दीपांशु जी। और गाइस, आज हमारे बीच इतनी अच्छी शख्सियत मौजूद थी, उन्होंने हमें अपना समय दिया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि इनका काम बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा है, बहुत ही सरल है। अपनी अनोखी शैली में ये हमारे से जुड़े हुए मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे, उनके ऊपर काम करते हैं। इनकी पूरी रिसर्च टीम उसके ऊपर काम करती है। तो गाइस, प्लीज़ जितना हो सके द पगडंडी चैनल को इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और इनके जो भी अपकमिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भी आप खूब इनको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और जितना सपोर्ट कर सकते हैं इस मुहिम में, प्लीज़ इनसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आपने हमें टाइम दिया और इस पूरे एपिसोड के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपांशु फॉर योर टाइम।